हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपना रेग्रेशन चैप्टर को खत्म कर देंगे अच्छे से, मतलब पूरा अच्छे तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे रेग्रेशन चैप्टर को। प्रॉपर्टी ऑफ रेग्रेशन कोफिशिएंट। अब प्रॉपर्टी ऑफ रेग्रेशन कोफिशिएंट आपके पास लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम इसी लेक्चर के अंदर एमसीक्यू करेंगे और रेग्रेशन चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारी लास्ट क्लास रहेगी रेग्रेशन की। काफी मैंने आपको बताया था रेग्रेशन चैप्टर कोरिलेशन तो थोड़ा हटकर थोड़ा बड़ा है, कोरिलेशन थोड़ा कम क्लास में कंप्लीट हुआ, रेग्रेशन में थोड़ी ज्यादा क्लास लग गई, बट हमारा स्टैट्स कोर्स आज कंप्लीट हो जाएगा 50 मार्क्स का। स्टैट्स हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी आज 50 मार्क्स की, जिसमें प्रोबेबिलिटी बची रहेगी। बाकी 50 मार्क्स का स्टैट जो आपकी स्टडी मटेरियल का है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। कहता है पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख देंगे आप, हेडिंग डालेंगे। इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट इसलिए होती है मैं आपको बता दूं क्योंकि एमसीक्यू जो भी मैं कराऊंगा इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। एमसीक्यू सारी बेस्ड होती है प्रॉपर्टीज पर। चलो पहली प्रॉपर्टी कहती है द स्क्वायर रूट of the product the square root of the product of two regression coefficient अब regression coefficient क्या होता है याद है, bxy byx, that is called regression coefficient। two regression coefficient सॉरी मस्ट लिखा है दोस्तों, मस्ट मतलब होना चाहिए, जरूरी, मैं नहीं लिखा, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1 दोस्तों अगर मैं आपसे डिस्कस करूं इस बारे में लेस देन और इक्वल टू 1 में, तो सर ये फालतू की प्रॉपर्टी बना दी, ये हमें पहले से ही पता था। मैं आपको बताता हूं, ये प्रॉपर्टी पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में बनाई कैसे गई है। इन्होंने कहा कि सर हम ना आर निकालेंगे, आर, और आर कैसे निकालते हैं जरा बताना। बी एक्स वाई बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स, ऐसे निकलता है। आर निकालने के लिए बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स चाहिए, आर निकालेंगे। इसने कहा ठीक है सर आर निकाल दिया। फिर कह रहा जो आर की वैल्यू आएगी, आप मुझे बताओ आर की जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होगी नहीं होगी। आर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 1। आर की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। अब समझे, ये तो हमें पहले से पता था, ये तो हमें कोरिलेशन से पता है दोस्तों कि आर की वैल्यू तो लेस देन इक्वल टू 1 ही होती है। हाँ, बस कोरिलेशन में एक चीज और थी, वहां पर आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती थी। तो -1 और 1 के बीच में का देखा जाए, -1 और 1 के बीच में आर की वैल्यू -1, आर और 1 के बीच में देखा जाए तो -1 से लेकर 0 तक तो इग्नोर कर दिया, करा 0 से लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकता है या उससे कम होगी। इधर इसकी बात करिए सिर्फ पॉजिटिव वाले की। क्यों पॉजिटिव क्यों आया, आपको पता है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स में जो साइन बी एक्स वाई का होगा वही साइन बी वाई एक्स का होगा, जो साइन बी एक्स वाई का होगा वही साइन बी वाई एक्स का होगा। तो कभी आर की अंदर कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता दोस्तों, कभी रूट नेगेटिव होता ही नहीं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता कि आर जब ये सॉल्व करे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को, इसको सॉल्व करने पे नेगेटिव आ जाए, क्योंकि रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए इसने बोला कि भाई नेगेटिव, अब हमारी सिचुएशन कैसी है, -1 टू 0 एक आर की वैल्यू ये हो सकती है, और 1 टू इंफिनिटी एक आर की वैल्यू ये हो सकती है। सॉरी लेस देन, सॉरी दोस्तों, ये नहीं, लेस देन इक्वल टू था ना, ये भी नहीं होगा। ये वाली सही तो है, लेस देन इक्वल टू 1 बोला है ना दोस्तों, उन्होंने क्या बोला है, लेस देन इक्वल टू 1। इसके अंदर तो कवर हो रही है चीजें। देखो लेस देन इक्वल टू 1 क्या है, 1 ये रहा पॉजिटिव, और पॉजिटिव से लेस देन कहां जाएगा, लेस देन पीछे जाएगा।
लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन होगा 1 से छोटा होगा और 1 के बराबर होगा, बट ये 0 तक होगा दोस्तों, ये नेगेटिव नहीं जाएगा, आर कभी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों इस केस के अंदर? इस केस के अंदर इसलिए नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि यहां पर क्या आएगा, यहां पर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि bxy और byx का सेम साइन होगा हमेशा। इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 है हमारी ये समझ में आ गया। अब आपसे ये कह रहा है, इसको हम नाम देते हैं, ध्यान सुनना, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। इसी इतने पार्ट को हम बोलते हैं, मैं नीचे लिख देता हूं, यहां डब्बे में सही नहीं लग रहा। हमने कहा सर वेयर हमने इसको नाम दे दिया bxy इंटू byx, इसको नाम दे दिया हमने, और नाम क्या दिया, हमने कहा इसको बोलेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रेग्रेशन कोफिशिएंट, सॉरी, ऑफ टू रेग्रेशन कोफिशिएंट। अब मुझे समझ, ये अगर इसको हमने बोला स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दो रेग्रेशन इक्वेशन का प्रोडक्ट का स्क्वायर, देखो पढ़ने का तरीका होता है, ऐसे पढ़ते हैं, दो रेग्रेशन इक्वेशन के कोफिशिएंट कौन से होंगे, bxy और byx के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, ऐसे पीछे से पढ़ा जाता है, दो रेग्रेशन इक्वेशन के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट मतलब रूट, आया समझ में। तो ये क्या उसके बराबर होगा दोस्तों, इसकी वैल्यू मस्ट लेस देन और इक्वल टू 1 होगी, यही तो हमने पहले सीख लिया, आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि भाई जो इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है, सिर्फ इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो भी आएगी वो आर की वैल्यू भी तो होती है, तो हमने तो पहले सीख लिया था कि आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी, क्योंकि जीरो आपके पास माइनस हो नहीं सकता, क्योंकि माइनस तब होगा जब बाहर माइनस लगा होगा, है ना। तो ये समझ में आ गया आपको। तो ये आपके पास कह रहा है, तो इतने पार्ट कह रहा था, हमने कहा ये तो हमें पहले ही पता था दोस्तों कि आर की वैल्यू जो रूट bxy और byx है उसकी वैल्यू -1 से 1 और उससे छोटी होगी, तो आर की वैल्यू भी तो वही होगी। तो बात तो देखिए, इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि आर की वैल्यू से हो रही है, इनडायरेक्टली बता रहा हूं मैं, वैसे तो क्या कह रहा है, बात इसकी कर रहा है, पर इसके वजह से निकलता आर तो निकलता है, तो इनडायरेक्टली इसकी वैल्यू ठीक है। तो यहां पर मैं आपको लिख देता हूं, तो हमने कहा आर की वैल्यू बता दो, तो आर एक टाइम पे नेगेटिव हो सकता है, कब होगा नेगेटिव, आर की वैल्यू कब आएगी माइनस, जब यहां पर बाहर पे पहले से माइनस हो, बाहर पे अगर पहले से माइनस होगा तभी आएगी। तो मैं कह सकता हूं आर की वैल्यू भी नेगेटिव हो सकती है, कब, जब बाहर पे पहले ही माइनस हो, अंदर से नहीं आ सकती कभी भी, क्योंकि अंदर दोनों साइन सेम साइन के होते हैं, अगर माइनस है तो वो भी माइनस प्लस हो जाएगा, अगर वो प्लस तो वही प्लस 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 हो जाएगा, तो अगर बाहर माइनस हुआ तो आ सकता है ना। तो मैंने कहा सिंपल दो चीज हो सकती है, क्या, एक तो आर की वैल्यू -1 से बड़ी हो सकती है और उसके बराबर हो सकती है, ठीक है। आर की वैल्यू -1 हो सकता है या उससे बड़ी हो सकती है, बड़ी मतलब 0, -1 से 0 हो सकती है, -0.25 ये बड़ी है R1 से, है ना। और आर की वैल्यू 1 से 1 के बराबर और 1 से छोटी होगी, लेस देन होगी, ये दो हो सकती सिचुएशन है, नहीं हो सकती। अब आर की जगह पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, bxy और byx की वैल्यू 1 से -1 के बराबर, -1 से छोटी, और इस वाले को कैसे लिख सकते हैं, bxy इंटू byx 1 और 1 से बड़ी। तो भैया ये बन गई आपके पास एक शॉर्ट फॉर्म कि भाई या तो आर बोल दो या ये बोल दो। तो हमने सीखा था कोरिलेशन में सीख लिया था हमने, जो कोरिलेशन का है सिंपल वही है इसके अंदर भी, आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी, सिंपल, समझ में आ गया। आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी या इसके बराबर होगी, बस यही इसका आंसर है। और इतनी बड़ी जो उन्होंने बुक में जैसे दे रखा है मैंने वो पूरा बता दिया, बट इसका लॉजिक जो पीछे का यही है, कोरिलेशन में जो लॉजिक था, आर की वैल्यू -1 या 1 के बीच में या इनके बराबर होगी, बस और कुछ नहीं होगी आर की वैल्यू। आ रहा है समझ में,
पहली प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। ये तो मैं आपको बता चुका पहले और प्रूव भी कर दिया था मैंने पिछली, याद है मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था। इसकी प्रॉपर्टी कहता है बोथ द रेग्रेशन कोएफिशिएंट विल हैव द सेम साइन, बोथ द रेग्रेशन कोएफिशिएंट विल हैव द सेम साइन। रेग्रेशन कोएफिशिएंट याद रखो फिर दोबारा, रेग्रेशन कोएफिशिएंट होता है bxy या byx, दोनों का साइन क्या रहा है, सेम होगा। विल हैव प्रॉपर्टी कह रही है दोनों का साइन क्या होगा, विल हैव द सेम साइन। मतलब पहला ए पॉइंट इसके अंदर, मतलब दोस्तों ये इफ bxy इज पॉजिटिव, अगर bxy पॉजिटिव है देन byx विल आल्सो पॉजिटिव, विल आल्सो बी पॉजिटिव। तो bxy भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सही है, समझ में आ रहा है। और ये मैंने आपको पिछली क्लास में प्रूव भी करा था कि देखो दोनों का साइन सेम हो रहा है, अगर वो माइनस आ रहा है तो वो भी माइनस आ रहा है। देखो b क्यों ऐसा होना भी चाहिए दोस्तों, मैंने आपको लॉजिक भी दिया था इसके पीछे। अगर ये दोनों में साइन चेंज नहीं हुआ, साइन बराबर नहीं हुआ, तो r नेगेटिव आ जाएगा, वो भी रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। दोनों का साइन सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई में साइन सेम नहीं हुआ तो अगर एक साइन प्लस का एक माइनस का, तो मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो रूट में माइनस आ जाएगा। इसलिए इसका लॉजिक लगाया गया कि जो bxy का साइन होगा पॉजिटिव देन bxy का भी पॉजिटिव होगा। इसमें चार चीजें बन गई। अब मैं वाइसा वर्सा लिख दूंगा। वाइसा वर्सा का मतलब क्या हो गया इधर दोस्तों, एंड वाइस वर्सा। यही अप्लाई होगा नेगेटिव में भी। अगर bxy नेगेटिव है देन byx भी नेगेटिव होगा, अगर byx नेगेटिव है तो bxy भी नेगेटिव होगा। तो एंड वाइस वर्सा। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मेरे को एक बहुत अच्छी बात बतानी है आपको, देखो ध्यान से। जब हम r लिखते हैं ना, ये खत्म होगी प्रॉपर्टी। इस तीसरी में मतलब हम बात कर रहे हैं। चलो एक और इसमें पॉइंट है, वो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सी बोथ bxy एंड byx मस्ट हैव सेम साइन। ये तो मैंने आपको बता दिया, मस्ट हैव सेम साइन। बोथ bxy एंड byx मस्ट हैव सेम साइन। अब ध्यान सुनना क्या कह रहा है ये, इसका पहला पॉइंट, इसी का सी पार्ट का पहला पॉइंट है। इफ बोथ आर पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव हुए, बोथ आर पॉजिटिव, वो तो होंगे मस्ट हैव सेम साइन, बोथ आर पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव हुए दोनों के दोनों, देन आर विल भी पॉजिटिव, आर भी पॉजिटिव आएगा। कह रहा अगर दोनों पॉजिटिव है तो आर जो बाहर होगा वो भी पॉजिटिव होगा। दूसरा, इफ बोथ आर नेगेटिव, देन आर विल बी नेगेटिव, आर विल बी नेगेटिव, आर नेगेटिव होगा। अगर दोनों नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव आएगा दोस्तों। ये कैसे आया समझ में, मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा मेरा फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, और देखा जाए ये फॉर्मूला होता है प्लस और माइनस बाहर लगा होता है, क्योंकि दोस्तों जब स्क्वायर रूट खुलता है तो प्लस माइनस लगता है, याद है आपको। ठीक है, अब देखो मैंने कहा r की वैल्यू, ध्यान सुना एग्जांपल में देता हूं, प्लस माइनस। मैंने कहा r की वैल्यू 1 है और 2 है, bxy 1 है और ये 2 है, तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस रूट, ये 2 है 2 है तो 4 हो गया। और मैंने कहा r की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2। अब r की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 2। ध्यान सुनो, अगर r की वैल्यू दोनों पॉजिटिव थी तो यहां पर पॉजिटिव संख्या लेनी है, तो मतलब r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा 2। बस ये ट्रिक करते हुए चलना है, क्योंकि r की वैल्यू तो 2 निकल आ रही है, एक प्लस में एक माइनस में, तो कौन सा ले,
वो कह रहा अगर आर की वैल्यू, वो समझा रहा है प्रॉपर्टी में, कह रहा अगर आर की वैल्यू दोनों पॉजिटिव आती है तो यहां पर आप पॉजिटिव वाला कंसीडर करना है, तो आर भी पॉजिटिव होगा। सॉरी, अगर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होती है तो आर भी पॉजिटिव वाला कंसीडर करना। अगर दोनों नेगेटिव होती है तो दोनों नेगेटिव होते तो -4 आता और -4 ही आता। भाई -2 और -2 दोनों नेगेटिव होता तो क्या होता है, 4 ही आता, और 4 का क्या होता, 2 होता, पर इधर प्लस माइनस बाहर जो लगा था। तो अब इसके अंदर आर कौन सा कंसीडर करना, माइनस वाला करना। ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है प्रॉपर्टी में कि अगर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का साइन सेम हुआ तो बाहर प्लस माइनस में कौन सा कंसीडर करेंगे, प्लस हुआ अंदर दोनों साइन, तो बाहर प्लस वाला कंसीडर करना। अगर दोनों साइन बाहर दोनों साइन अंदर नेगेटिव वाले हो गए तो बाहर आर भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि फिर साइन कौन सा कंसीडर करेंगे, हम नेगेटिव वाला साइन कंसीडर कर लेंगे। क्या बस समझ में आ गई बात? तो मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, इसी को मैं एग्जांपल की फॉर्म में लिखते हैं, आप भी लिखना, रुक जाए एक मिनट। मैंने कहा ध्यान सुनना, मैंने यहां पर लगाया, मैंने कहा आर निकालना है और प्लस माइनस है मेरे पे रूट। मैंने कहा बी एक्स वाई मेरे पे है 2 और ये मेरे पे है 2, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, +-4 रूट में आर की वैल्यू आ गई +-2। तो आर कौन सा कंसीडर करूंगा मैं, 2 करूंगा। अगर मेरा साइन, प्रॉपर्टी नंबर पहली से इससे, अगर मेरा दोनों साइन पॉजिटिव है तो आर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा कह रहा है, देन आर विल बी पॉजिटिव। बट अगर मैं बात करूं सेकंड वाले पॉइंट की, ये वाले पॉइंट की, इफ बोथ आर नेगेटिव, अगर मैं नेगेटिव बनाने की कोशिश करूं उसको, मैंने कहा -3 इंटू -3 दोनों नेगेटिव है और यहां लगता है प्लस माइनस, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हो गया 9, वही प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो आर क्या आ गया, +-3। तो अब कंसीडर करना आर -3, अगर दोनों साइन माइनस के हैं तो आर को भी माइनस में कंसीडर करना। वैसे ये मेरा एग्जांपल है दोस्तों, ये सिर्फ एग्जांपल है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल है। आप सोचोगे यार आपकी वैल्यू तो 2 आ गई सर, आपकी वैल्यू तो यहाँ पर 3 आ गई, ओनली एग्जांपल, ठीक है। इग्नोर प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी फर्स्ट को इग्नोर करते हुए चल रहा हूं अभी, सिर्फ ये भी मेरे एग्जांपल के साथ है, क्योंकि प्रॉपर्टी फर्स्ट कहती है आर की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, मेरे तो 2 और 3 आ गई, बट इग्नोर कर रहा हूं दोस्तों मैं उसको, प्रॉपर्टी को समझाने के लिए वाली। ये समझ में आ गई आपको? तो अब हम चल रहे हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी पर, और तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, ध्यान सुने। तीसरी है, हाँ तीसरी है, देखो सर तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, ध्यान सुनेंगे दोस्तों। मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल के से सिखाता हूं मैं आपको, एग्जांपल नंबर 1। मैंने कहा दोस्तों ऐसा करो आप ना, मैंने आपको बी एक्स वाई दे दिया, मैंने आपको बी एक्स वाई दे दिया दोस्तों, और मैंने वो दे दिया आपके पास 0.90, और मैंने बी वाई एक्स भी दे दिया, दैट इज 0.25, ये मैंने आपको दिया, ठीक है, 0.90 एंड 0.25। मैंने कहा पहले इससे दो चीज निकालो, एक आप आर निकालो। मैंने कहा ठीक है सर, आर निकाल देते हैं। सबसे पहले 0.90 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ठीक है, और यहां पर आएगा बाहर पे प्लस माइनस, तो हम कौन सा कंसीडर करेंगे, प्लस वाला, इक्वल टू प्लस ये 0.90 मल्टीप्लाई बाय 0.25 करना, तो 0.90 मल्टीप्लाई बाय 0.25। मैं आपको अगली प्रॉपर्टी समझा रहा हूं दोस्तों, ये आ गया 0.225, अब मैंने कर दिया रूट, तो आया 0.47, तो आर की वैल्यू आ गई प्लस में 0.47। पहले तो आपने आर निकाला, अब मैंने कहा इन दोनों का लो एवरेज, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन लो किसका, एम, अर्थमेटिक मीन लो किसका दोस्तों, बी एक्स वाई का और बी वाई एक्स का। तो अर्थमेटिक मीन कैसे, मतलब एवरेज, दोनों को जोड़कर डिवाइड बाय 2 कर दूं, एवरेज आ जाएगा, तो यह 0.90 प्लस 0.25 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, मैंने कहा 0.90 प्लस 0.25 डिवाइड बाय 2, यह आया 0.0575। अर्थमेटिक मीन क्या आ गया, एम किसका आ गया, एम क्या आया, अर्थमेटिक मीन ऑफ किसका, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का 0.575, ठीक है सर।
एग्जाम्पल ये हो गया। अब सेकंड एग्जाम्पल में बढ़ते हैं हम आगे। सर आप एग्जाम्पल पहले करा रहे हो, प्रॉपर्टी तो बता ही नहीं रहे। सर आ रहा है, बस आ रहा है, प्रॉपर्टी भी आ रही है, एग्जाम्पल देख लो एक बार और, सेकंड एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल एक से प्रूफ नहीं कर पाऊंगा मैं आपसे। मैंने कहा इस बार मेरा बी एक्स वाई आपको दे रखा है 1 और बी वाई एक्स मेरे को दे रखा है 0.50। तो आप मुझे बता दो आर क्या होगा, पहले आर निकालूंगा, ठीक है सर। 1 मल्टीप्लाई बाय 0.50 प्लस माइनस, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0.50 दैट इज 0.5 प्लस माइनस 0.50, ठीक है, प्लस माइनस 0.50 और मैं इसका कर दूंगा रूट, तो 0.70 आ गया दोस्तों मेरा, आर की वैल्यू आ गई 0.70। क्वेश्चन करते टाइम ना आपको प्लस माइनस को इग्नोर कर देना दोस्तों, ये वाला प्लस माइनस क्वेश्चन करते टाइम, ये सिर्फ प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को बस एमसीक्यू में इस्तेमाल करना, ठीक है। ये लो भाई अर्थमेटिक मीन निकाले एक बार, अर्थमेटिक मीन, सर अर्थमेटिक मीन को निकाले, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रॉपर्टी जो कहती है। लो भाई ध्यान से देखना, मैंने कहा सर ये आ गया 1, ये आ गया 0.50 डिवाइड बाय 2, ठीक है सर। तो एम मेरा कितना आ गया, मैंने कहा 1 प्लस 0.50 डिवाइड बाय 2 दैट इज 0.75, ये क्या आ गया 0.75। अगर आप देख रहे हो तो मेरा जो एम निकला वो बड़ा है आर से, चाहे इस वाली सिचुएशन में चाहे अपर वाली सिचुएशन में, देख लो आप, ऊपर एम है 0.57, ये देखो यहां पर मेरा एम है 0.57 और यहां पर आर मेरा है 0.47, बताओ बड़ा कौन सा है सर, एम। तो एम हमेशा क्या है, एम ऊपर वाली सिचुएशन में बड़ा होगा आर से, ये दिख रहा है आपको ऊपर वाली सिचुएशन में। नीचे वाली सिचुएशन में एम कितना है सर, एम यहां पर है आपके पास 0.75 और यहां पर आपके पास आर 0.70, तो बड़ा क्या है एम। तो नीचे वाली सिचुएशन में क्या दे रखा है, एम अभी भी बड़ा है आर से, आप खुद सेलेक्ट कर लो कोई भी टर्म, एम हमेशा आर से बड़ा होगा, ऐसी प्रॉपर्टी नंबर, ऐसा प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है दोस्तों, कहती है प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है दोस्तों, कहती है द अर्थमेटिक मीन, ध्यान सुनना, द अर्थमेटिक मीन, द एम अर्थमेटिक मीन ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अभी तो ग्रेटर आया, और इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमेशा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बराबर या इक्वल आएगी। तो दैट इज मैंने कहा दोस्तों बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स, एक मिनट, मैंने कहा दोस्तों बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये तो हो गया एम, ये क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा किससे, आर या उसके बराबर होगा। देखो ये आपकी प्रॉपर्टी है, यही मैंने आपको ऊपर नीचे प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको प्रॉपर्टी नंबर 3। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाओ। सर बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी देखना आप जब आओगे ना इस पर करोगे। प्रॉपर्टी नंबर 4, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 सुनकर आपको हंसी सी आ जाएगी, क्या रहा देखना ध्यान से, अब है तो करानी पड़ेगी। लो भाई सिंस क्या रहा है बी वाई एक्स कैसे निकलता है, आर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, या बी एक्स वाई, वी कैन, ध्यान सुनना, वी कैन फाइंड एनी नंबर, वी कैन फाइंड एनी नंबर of these four value, we can find any number of these four value given the other three। कह रहा है आप मुझे 3 वैल्यू बता दो तो मैं चौथी वैल्यू फाइंड कर लूंगा। तो भाई ये तो बिना प्रॉपर्टी के भी फाइंड कर लेते, ये तो बच्चों वाला है, ऐसी प्रॉपर्टी कहते हैं दोस्तों, मैं क्या कर सकता हूँ, आप ये तो है कह रहा है सिंस, इस फॉर्मूले से हम कोई भी चौथा नंबर फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड एनी नंबर ऑफ दीज 4 वैल्यू, इस 4 वैल्यू से कोई भी नंबर फाइंड कर सकता है अगर मुझे 3 वैल्यू गिवन होगी, गिवन अदर वैल्यूज, अदर 3 वैल्यू लिख दो, अदर 3 वैल्यूज, ये ज्यादा बेटर रहेगा, अदर 3 वैल्यूज, अगर मुझे 3 वैल्यू गिवन हुई
तो मैं चौथी वैल्यू आराम से कोई भी फाइंड कर सकता हूँ। ये तो हमने पहले भी कर दिया था। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 खत्म हो गई। 5 बताते हैं। अच्छी प्रॉपर्टी है, कहता है इफ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x बराबर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y हुआ, जितना स्टैंडर्ड डिवीजन x का है उतना स्टैंडर्ड डिवीजन अगर y का हुआ, मतलब दोनों बराबर स्टैंडर्ड डिवीजन है, देन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है r, देन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसको हम डिनोट करते हैं किससे दोस्तों, r से, ये इक्वल होगा, इक्वल टू रेग्रेशन कोफिशिएंट। अब इसको मैं प्रूव नहीं कर सकता, जब क्वेश्चन आएगा आप खुद ही देख लेना। रेग्रेशन कोफिशिएंट जैसे कि क्या कह रहा है कि अगर भाई ये दोनों बराबर हुए, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y दोनों बराबर होते हैं, तो क्या होता है, तो r भी बराबर आएगा bxy और byx के। ऐसे कहने की कोशिश कर रहे हैं। प्रूफ कर दें, प्रूफ कर देते हैं, कर लेते हैं प्रूफ। टाइम पास है हमारे पे, टाइम है तो भाई अच्छे से सीखना है तो करना पड़ेगा ना, तभी तो आपको समझ में आएगा। सर ऐसा होता भी है तो बता दो जरा। मैंने कहा लो भाई, मैंने एग्जांपल दिया आपको। मैंने कहा ऐसा करो, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x ले लो 2 और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y ले लो 2, क्योंकि दोनों बराबर रखने हैं तभी तो देखना है। और r मैंने कुछ भी ले लिया, r मैंने लिया प्लस का 0.25, ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसको क्या कह रहा हूं, bxy निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, bxy इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। आपको हंसी सी आएगी, देखना दोस्तों। ये आपके पास 0.25 आया, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x कितना है 2 और ये कितना है 2, तो bxy बता दो कितना आ गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 0.25 आ गया। प्रूव कर देते हैं दोस्तों। इसमें प्रूव करने वाली क्या चीज है, घटिया सा कॉन्सेप्ट है। ये r स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। लो भाई, तो r कितना है 0.25, ये कितना है 2 और नीचे वाला कितना है 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो byx कितना आ गया दोस्तों 0.25 आ गया बराबर r के। तो मैं कह सकता हूं, तो आना ही था बराबर, जब स्टैंडर्ड डिवीजन x और y दोनों एक जैसे हो तो कट जाएंगे आपस में, तो r बराबर वो बन जाएगा। तो लो, तो मैंने कहा r बराबर bxy भी है और byx भी है, इज इक्वल टू 0.25। अच्छी प्रॉपर्टी थी। ठीक है दोस्तों, यहां पर ये प्रॉपर्टी खत्म हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 5 कौन सी है, 6। सर कितनी प्रॉपर्टी है, बस चल रही है, खत्म होने वाली है। क्या रहा है, देखो ध्यान से, कह रहा है इफ r इज इक्वल टू 0, अगर r 0 होता है, देन bxy एंड byx इज ऑल्सो 0। तो bxy और by ऑल्सो 0 हो जाएंगे, वो भी 0 हो जाएंगे। कितना सिंपल है। मैंने कहा लो एग्जांपल, मैंने एग्जांपल 2 बनाया यहां पर। एग्जाम्पल 2 बनाए दोस्तों। पहला, मैंने कहा r की वैल्यू मुझे गिवन है और byx मुझे 2 गिवन है, तो मुझे bxy निकाल के दिखाओ। मैंने कहा r की वैल्यू इधर 0 है, इस बार bxy गिवन है 3, तो byx निकाल के दिखा दो। ठीक है सर, निकाल देंगे, सिंपल है, फॉर्मूला में आता ही है। मैंने कहा भाई r इज इक्वल टू रूट में bxy इंटू byx। ठीक है सर, तो r की वैल्यू क्या है 0, रूट bxy नहीं दे रखा, ये निकालना है, और bys कितना है 2, डाल दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायर करा तो ये तो 0 हो गया और यहां से रूट हट गया, इस 2 को उठाकर नीचे भेजा, तो 0 अपॉन में 2 bxy, तो bxy कितना हो गया 0। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। बट अगर देखा जाए तो यहां पर तो मैंने 2 ले लिया, पर एग्जांपल है समझाने के लिए, यहां पर मुझे कुछ भी नहीं लेना, एक तो चीज चाहिए। सेम प्रोसीजर इसमें होगा, तो यहां पर मैं ऐसा करता हूं, यहां पर मैं 0 ले लेता हूं, तो आना ही 0 है। वही कह रहा है कि अगर r की वैल्यू 0 ही तो दोनों वैल्यू भी 0 होगी,
तो यहाँ पे मैंने देखो दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू मैंने पहले ऐड करके दे दी आपको, ठीक है। पर ये इसमें मैं आपको अगर जीरो ले लूं, जीरो ले लूं तो वैसे ही खत्म हो गया क्वेश्चन भाई। ये देखो यहाँ जीरो आ गया, ये जीरो आया, तो भाई जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो ही आ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मुझे एक वैल्यू देनी पड़ेगी आपको, तो यहां पर मैं 2 ही ले लेते हैं, क्योंकि ठीक है, यहां पर 2 ही ले लो। समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ठीक है भाई, तो समझ में आ गया आपको। तो दूसरी वाली सेम प्रोसीजर, ये वाला भी एग्जांपल ऐसे ही हो जाएगा, कर लोगे वाला तो देख लोगे। तो बी एक्स वाई है, मल्टीप्लाई भी है, तो 3 को उठाकर नीचे बचेंगे, जीरो के वो भी जीरो आ जाना है। तो हमने कहा कि भाई दोनों वैल्यू जीरो है कि अगर आर की वैल्यू जीरो होगी, दोनों होगी, दोनों वैल्यू जीरो होगी। पर यहाँ पर मैंने दोनों वैल्यू दी नहीं, ये पहले से गिवन है, इस वजह से मैंने नहीं बोला, पहले से दे दिया। मैंने कहा भाई ये है, तो बताओ ये वाली क्या होगी, तो जीरो आनी है दोनों ही केस के अंदर, ठीक है। तो दोनों वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि अगर दोनों वैल्यू नहीं गिवन होगी तो हम आर से निकाल नहीं सकते, एक वैल्यू है ना। लो भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, वो भी सिंपल है। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम अपनी प्रॉपर्टी 7 पढ़ रहे हैं। 7 प्रॉपर्टी क्या कहती है हमसे, ध्यान सुनना। ये सारी प्रॉपर्टी क्यों करा रहा हूं, अभी देखो आने वाला है एमसीक्यू, तो आपको पता चलेगा कितनी इंपॉर्टेंट होती है प्रॉपर्टी। इफ बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों बराबर होंगे, देन इट आल्सो इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यार अभी तो ऊपर सीखा था, पर वो ऊपर वाली अलग थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बराबर हुआ तो भैया ये भी बराबर होगा। आर इजिकल टू बी एक्स वाई बराबर बी वाई एक्स, आर इसके बराबर हो जाएगा। कि अगर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों बराबर है तो आर भी इन्हीं के बराबर आ जाएगा हमेशा। एग्जाम्पल दिखा दें, मैंने कहा लो भाई बी एक्स वाई मेरा 5 है और बी वाई एक्स भी मेरा 5 है, दोनों पॉजिटिव है, तो मैं क्या आर निकाल सकता हूँ, हाँ जी सर निकाल सकते हो। तो आर बराबर क्या होगा, दोनों का मल्टीपल, तो आर क्या आ गया √25, और √25 का स्क्वायर क्या होता है 5, आ गया आर भी बराबर है। तो हमने देखा कि आर इजिकल टू बी एक्स वाई बराबर बी वाई एक्स, तीनों की वैल्यू 5 है। अब कुछ भी ले लो सर, अब 3 ले लो, ये 3 मान लो, ये 3 मान लो, 3 3 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे फिर 3 आ जाएगा। तो 3 और 3 स्क्वायर रूट बन रहा है ना, स्क्वायर रूट, तो इस वजह से ये बराबर आ गया, ठीक है। हर बार अब 2 ले लो, 2 2 जब 4 होगा, फिर स्क्वायर रूट करेंगे फिर 2 आ जाएगा। सर लास्ट प्रॉपर्टी क्या आती है आपकी, प्रॉपर्टी नंबर 8। अब ये प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले ये डिस्कस कर चुका हूं स्टैंडर्ड एविएशन में, बहुत सारे चैप्टर में। रेग्रेशन कोफिशिएंट मतलब क्या, मतलब बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर इंडिपेंडेंट of change of origin, independent of change of origin, but not of scale। याद है मैंने ऐसा कुछ बताया था एक बार, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन क्या रहा है, रेग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। भाई इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी वैल्यू इंडिपेंडेंट डालते हैं तो उस वैल्यू से बी एक्स वाई और बी वाई एक्स में चेंज आ जाता है। नॉट फॉर स्केल का मतलब क्या है, नॉट फॉर स्केल का मतलब है कि अगर हम कोई वैल्यू डालते हैं तो चेंज नहीं आता, तो नॉट फॉर स्केल। पर अगर कोई वैल्यू डालने से चेंज आ गया तो इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ ओरिजिन हो जाता है। आया समझ में नहीं आया, आगे दोस्तों समझाता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छे समझाता हूँ। वैसे मैं बनता नहीं है समझाने का, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल ऑफ ओरिजिन और बट नॉट फॉर स्केल। इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग गलत कर दी, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान सुनना। मैंने कहा x प्लस वाई इजिकल टू 2,
मैंने y की वैल्यू 2 डाली तो x की वैल्यू में कोई भी फर्क ना पड़ा, ये नॉट फॉर स्केल हुआ। कि अगर कोई वैल्यू हम डालते हैं इंडिपेंडेंटली और उससे कोई दूसरी वैल्यू चेंज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का चेंज हो जा रहा है एक वैल्यू डालने से, एक इंडिपेंडेंट वैल्यू डालने से ओरिजिन का चेंज हो जाता है, तो ऐसे ही रेग्रेशन कोएफिशिएंट होता है दोस्तों। bxy, byx और r, मैंने r की वैल्यू आपको दी, मैंने आपको bx की वैल्यू दी, तो r की वैल्यू और bx की वैल्यू क्या होगी आपस में डाली, और डालने से क्या आएगा byx। अब r की वैल्यू और byx वैल्यू में से दोनों में एक चीज कर दी, तो अब r की वैल्यू क्या वही आ गया, अलग आ जाएगा सर, अलग आएगा बिल्कुल। तो मैंने कहा इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन है सर, अगर मैं किसी एक की वैल्यू को चेंज करता हूं तो दूसरी ये bxy और byx भी चेंज हो जाएगा। नॉट फॉर स्केल का मतलब क्या है, अगर एक की वैल्यू चेंज करता हूं तो दूसरी वैल्यू वो वैल्यू चेंज नहीं आती, वो ऐसी रहती है नॉट फॉर। तो हमने कहा स्केल नहीं है भाई, स्केल का मतलब होता है एक की वैल्यू इंडिपेंडेंट डालने से दूसरे वैल्यू चेंज ना होना, स्केल कहता है। और ये स्केल नहीं है, ये इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ ओरिजिन है, एक की वैल्यू डालने से ओरिजिन बदल जाएगा bxy और byx का। एग्जांपल देख ले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ट्रू फॉल्स के अंदर और बहुत बार आ चुका है, इस बार भी ऊपर में आया था ये। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, और तो आपको वैसे भी सॉल्व करके कर लोगे, ये कैसे सॉल्व करोगे एग्जांपल सिखा देता हूं मैं इसका। r की वैल्यू कैसे आती है, bxy इंटू byx, ठीक है। मैंने कहा r मेरा 2 है, ये मेरा 0.2 है, मेरे को byx निकालना है। तो भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो ये 4 आ गया, ये 0.2 इंटू byx आएगा, तो byx की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4 डिवाइड बाई 0.2, ठीक है सर। ये मैंने ऐसे ही कुछ भी ले लिया, ये आ गया 20, byx की वैल्यू आ गई 20, ठीक है सर। अब मैं एक वैल्यू चेंज कर देता हूं दोनों में से। अब मैंने यही सेम प्रोसीजर करा, पहले ये करा फिर ये करा, इसके बाद मैंने कहा भाई r इज इक्वल टू bxy इंटू byx। r की वैल्यू मैंने अब डाल दी 2.5, लो भाई, और बाकी की वैसे रखा, बाकी भी चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी वैसे रखा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 दैट इज 6.25, और यहां पर आया 0.2 इंटू byx। अब byx की वैल्यू निकाली, byx क्या हो जाएगा 6.25 डिवाइड बाई 0.2, तो डिवाइड बाई 0.2 दैट इज 31। क्या जी जब वैल्यू चेंज हुई नहीं चेंज हुई, r की वैल्यू चेंज करने से byx की वैल्यू भी चेंज होगी, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ ओरिजिन। बहुत अच्छे से बताया था मैंने। r की वैल्यू चेंज होने से, r की वैल्यू चेंज होने से bxy या byx की वैल्यू चेंज होती है, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ ओरिजिन। इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ ओरिजिन। नॉट फॉर स्केल का मतलब, स्केल का मतलब क्या है, स्केल का मतलब क्या है, अगर किसी की वैल्यू चेंज करने से दूसरी वैल्यू में चेंज नहीं आता, दूसरी वैल्यू में चेंज नहीं आता, दैट इज कॉल्ड स्केल। तो भाई बताओ रेग्रेशन कोएफिशिएंट। अब मैंने कहा bxy एंड byx इज इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ ओरिजिन, इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ ओरिजिन है या नहीं, प्रूव भी कर दिया। एक की वैल्यू को चेंज करने से दूसरी वैल्यू चेंज हो जाती है, चाहे आप bxy ले लो या इसको चेंज, दोनों में से कोई भी चेंज कर लो। अगर आप r की जगह पर, इसकी जगह पर अगर इसको चेंज कर दे, 0.2 में से 0.3 कर देते इसको, तब भी वैल्यू चेंज हो जाती है। मतलब एक के चेंज होने की वजह से दूसरी वैल्यू को इफेक्ट कर जाना, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ ओरिजिन। आया समझ में यहाँ? लो दोस्तों, यहां पर मेरी सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं बचा हमारे पास करने को, बस कुछ रिलेशन है, वो रिलेशन आपको पहले से पता है। मतलब है एक फॉर्मूले आपको पहले से पता है कि भाई byx का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, bxy का फॉर्मूला r क्या निकालते हैं, r का स्क्वायर कैसे निकलता है,
भाई इस वाले से बताया आपको, और मेरे लायक कुछ भी नहीं है, थ्योरी इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज थी मैं आपको सारी बता चुका हूँ काफी क्लास लगाकर। अब आपको मेरे साथ एमसीक्यू करना है, एक एक एमसीक्यू हम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक चैप्टर को फिनिश करते हैं ढंग से, 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। लो दोस्तों, अभी हमारे साथ मजाक करेगा एमसीक्यू, देखना, क्योंकि अभी आपने चैप्टर पढ़ा और आपने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी, आपको देखना कितना अच्छा लगेगा। कह रहा था लाइन ए एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ये इक्वेशन है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। बताओ कौन सी इक्वेशन? सर एक्स ऑन वाई, एक्स निकालना है जब वाई गिवन होगा। लो भाई बताना ये कौन सी इक्वेशन है? वाई ऑन एक्स, जब वाई निकालना है जब एक्स गिवन होगा। अगर रेग्रेशन कोफिशिएंट 0 हुआ, मतलब बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स अगर 0 हुआ, तो बताओ आर क्या होगा? आर भी 0 होगा। देख आई ना प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मिली यहां पर। देखो मैं इसलिए कहता हूं सर, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप मेरी बात को समझे। मैं आपका 100% ऐसा कोर्स कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, देखना। बताओ बी वाई एक्स इज कॉल्ड रेग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ किसका? बी वाई एक्स किसका है? बी वाई एक्स, तो वाई ऑन एक्स का नहीं होगा, वाई ऑन एक्स का, वाई ऑन एक्स। कितना मजा आ रहा है? अच्छा बी एक्स वाई को उसका होगा, एक्स ऑन वाई का। कह रहा था स्लोप ऑफ रेग्रेशन लाइन, स्लोप ऑफ रेग्रेशन लाइन का मतलब पूछ रहा है रेग्रेशन इक्वेशन, रेग्रेशन कोफिशिएंट। स्लोप ऑफ रेग्रेशन लाइन का मतलब हुआ आप रेग्रेशन कोफिशिएंट बताओ, यही होता है रेग्रेशन कोफिशिएंट, स्लोप ऑफ लाइन। इसको हम दूसरे नाम से, रेग्रेशन कोफिशिएंट को हम दूसरे नाम से जान सकते हैं, स्लोप ऑफ रेग्रेशन लाइन। देखो रेग्रेशन कोफिशिएंट का दूसरा नाम भी हमें पता चलेगा, रेग्रेशन कोफिशिएंट को हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, जिसका नाम क्या है? स्लोप ऑफ रेग्रेशन लाइन, दोनों का मतलब। अब बताओ एक्स ऑन वाई का बी एक्स क्या होगा? बी वाई एक्स होगा, रेग्रेशन इक्वेशन, ठीक है। सिंस द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज डैश ऑफ टू रेग्रेशन कोफिशिएंट बी एंड वाई एक्स, द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ आर इज डैश ऑफ टू रेग्रेशन कोफिशिएंट, इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रॉपर्टी मैं आपको बताना भूल गया हूं, इस प्रॉपर्टी को सीखते हैं। एक प्रॉपर्टी और रह गई, ये प्रॉपर्टी बताता हूं। मैंने कहा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वही आ गई। एक प्रॉपर्टी छुड़वाई थी मैंने, बस एक सिर्फ। मैंने कहा ये चलो कोई नहीं है, नॉर्मल प्रॉपर्टी है। देखा आ गया ना एमसीक्यू के अंदर वही। अब सर वो प्रॉपर्टी लिखे आप मेरे साथ पहले तो, इसलिए मैं कुछ छुड़वाता ही नहीं, इसलिए मेरी आदत कभी है ही नहीं छुड़वाने की दोस्तों। लो भाई ध्यान से सुन, लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी नंबर की है? 9th। भाई से इंपॉर्टेंट है ये। पता है क्या हुआ, आपकी बुक के एग्जाम्पल में मिक्स था, दिखी नहीं मुझे प्रॉपर्टी, शायद तभी ये छूट गई है, वरना ऐसे छूटती नहीं है प्रॉपर्टी। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। देखो कोफिशिएंट ऑफ, अब रटने वाली प्रॉपर्टी है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज geometric mean, coefficient of correlation is geometric mean, coefficient of correlation is geometric mean between regression coefficient, that is r is equal to plus minus रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। कह रहा है जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब आर, वो क्या है? ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द रेग्रेशन कोफिशिएंट इज दिस। इसका कहने का मतलब यह है कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर है ना दोस्तों, वो आर एक ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगा, एक ज्योमेट्रिक मीन होगा किन के बीच का? बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का। बी वाई एक्स की वैल्यू क्या रहा है? बी वाई एक्स की कोई वैल्यू है और बी वाई एक्स वाई की कोई वैल्यू है, इनसे निकालेंगे ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन जो भी वैल्यू आएगी ये बन जाएगी आर के बराबर, ऐसे कहने की कोशिश कर रहा है। आ रहा समझ में? तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई से हम उनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। अगर उसका ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर आएगा? जो भी वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी? आर की वैल्यू के बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। आया समझ में? ठीक। तो देखो सिंस द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इज जीएम ऑफ टू रेग्रेशन कोफिशिएंट, दो रेग्रेशन कोफिशिएंट का जीएम जो भी होगा वो आर के आर ही होगा, आर के बराबर होगा, मतलब आर ही हो गया, तो इस कॉल बी। आया समझ में? ये प्रॉपर्टी मैच करी। देखो आप खुद प्रूव कर सकते हो। देखो जीएम आपने पढ़ा है,
जीएम दो, जब दो चीज होती है तो जीएम कैसे निकालते हैं, उसका जीएम निकालना, बी एक्स वाई कोई भी ऐड कर लेना, मतलब 2 यहाँ पर 3 ऐड कर लेना, और 2 और 3 का क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना, और ज्योमेट्रिक मीन जो निकालना है और फिर से आर निकालना, आर निकालना और ज्योमेट्रिक मीन दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हमने कहा भाई इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होगा वो आर ही होगा, बराबर हो गया। तो नेक्स्ट, आर बी एक्स वाई बी वाई एस आर ऑल साइन ऑल, क्या बोल रहा है ये कह रहा भाई आर की वैल्यू जो भी आई, बी एक्स वाई जो भी आएगा और बी वाई एक्स जो भी आएगा, मैंने कहा ये प्लस आया ये प्लस आया तो आर भी तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा, तो सबका साइन क्या होगा, सेम होगा, सिंपल। टू लाइन रेगुलेशन मीट एट, टू रेगुलेशन लाइन मीट, अब देखो ये चीज जो होती है थोड़ा प्रॉब्लम करती है यहाँ पर। 9 क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई दो रेगुलेशन लाइन कब मीट करेगी आपस में, जब x और y निकलेगा। आपको पता है मीट करने का मतलब क्या होता है, मीट करने का मतलब होता है इंटरसेक्ट कराना। इंटरसेक्ट कैसे कराते हैं, जब हम एलिमिनेशन मेथड से दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व करते हैं। देखो जब हमारी दो इक्वेशन है, एक हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, एक हो गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। अब ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को आपस में मीट कराएंगे, मीट मतलब जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे कैसे, एलिमिनेशन मेथड से। भाई एलिमिनेशन जोड़ेंगे तो इससे क्या निकलेगा, x एंड y, और याद है मैंने जब x की वैल्यू जो होगी वही x का मीन होगा और y की वैल्यू जो होगी वही y का मीन होगा। तो जब दो इक्वेशन लाइन जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, x और y, और x ही कोई x मीन मानते हैं और y को ही y मीन मानते हैं। आया समझ में नहीं आया, ठीक है। तो एक बार अगर हिंट पता चल गई तो आप आराम से कर जाओगे। देखो यही फायदा होता है क्लासेस लेने का। तो टू लाइन ऑफ रेगुलेशन मीट, जब दो लाइन रेगुलेशन की, ये दो रेगुलेशन लाइन है, ये रेगुलेशन इक्वेशन है दो, लाइन का मतलब क्या होता है इधर रेगुलेशन इक्वेशन, दो रेगुलेशन इक्वेशन को मीट करेंगे। मीट मतलब क्या होगा, सॉल्व करना। मीट मतलब क्या होता है दोस्तों, सॉल्व करना। सॉल्व करेंगे कैसे, एलिमिनेशन, और से क्या निकालेंगे, एक्स और वाई। जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगा, एक्स माना जाएगा, वाई माना जाएगा, या मीन और वो माना जाएगा, सिर्फ मीन और वाई माना जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कह रहा द टू लाइन रेगुलेशन लाइन मतलब रेगुलेशन इक्वेशन। रेगुलेशन लाइन का मतलब कॉन्साइड, कौन सा मतलब, अगर टू रेगुलेशन इक्वेशन से हम कॉन्साइड करते हैं मतलब सॉल्व करते हैं, फिर दोबारा व्हेन कब सॉल्व करें, जब r की वैल्यू +1 और -1 के बीच में आए। या तो r की वैल्यू +1 हो या 2 हो नहीं सकती, 0 अगर होगी तो सब कुछ 0 हो जाएगा। इसलिए कब होगा, जब C पे पॉइंट होगा, जब टू रेगुलेशन आए कॉन्साइड करेंगे, मतलब इक्वल रेगुलेशन इक्वेशन सॉल्व करेंगे। कब सॉल्व करेंगे, जब r की वैल्यू, देखो टू रेगुलेशन लाइन कॉन्साइड, कॉन्साइड का मतलब आप सोचो, कॉन्साइड का मतलब होता है सिमिलर, मतलब मेल खाना, जैसे होता है ना हम बस में सिमिलैरिटी है उसके अंदर दो लाइन के अंदर, तो सिमिलैरिटी एक तरीके से आप दे सकते हो, कॉन्साइड का मतलब होता है। देखो दो रेगुलेशन आपस में सिमिलर कब होगी, सिमिलर इन द सेंस कि वो सॉल्व कैसे हो सकती है, कोई क्वेश्चन होती है तो सॉल्व नहीं होती, तो सॉल्व कब होगी, जब r की वैल्यू तो 1 होगी या -1 के बीच में होगी। ये गलत है, ये बिटवीन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, टू रेगुलेशन लाइन कॉन्साइड करेगा, मतलब मेल आपस में कब खाएंगे वो दोनों लाइन, जब r की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी या -1 के बीच में होगी, या 1 और -1 होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे पॉइंट आपको थोड़े बहुत रटने पड़ते हैं, एमसीक्यू के अंदर होते ही है 4 पॉइंट। एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द रिलेशन यस, द वैल्यू ऑफ r, आपके पास y की वैल्यू दे रखी है, आप r निकालना चाहते हो, कैसे निकालेंगे दोस्तों इसमें से। देखो दोस्तों इन इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान सुनना। देखो मैंने सबसे पहले y और x की इक्वेशन है, तो y और x की इक्वेशन बनती है कैसे बनती है, y इज इक्वल टू b y x और x होता है, यही बनती है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में ले आऊं, ठीक है। तो याद है हमने सोल्व किया था y माइनस मीन इज इक्वल टू b y x और x माइनस मीन। अगर हम और सॉल्व करें तो क्या होगा, y इज इक्वल टू b x y x और b x y x मीन और y का मीन प्लस का, यही होगा। अब देखो इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्मेट में ले आऊं, तो y इज इक्वल टू 7x माइनस 5, तो देखा जाए तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, bxy, तो bxy आपके पास क्या आया, 7 आया, और bxy अगर 7 आया मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब दोस्तों ये पॉजिटिव आया। अगर ये पॉजिटिव है तो byx भी क्या आएगा, पॉजिटिव, सॉरी ये byx होगा ना, हाँ byx होगा दोस्तों, ये byx होगा क्योंकि y और x की इक्वेशन चल रही है। तो byx xy भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर byx पॉजिटिव है तो byx भी पॉजिटिव होगा, और दोनों पॉजिटिव है तो r भी पॉजिटिव होगा। लो भाई r इज इक्वल टू +1। अगर bxy पॉजिटिव है तो r भी पॉजिटिव होगा दोस्तों, ये आपको पता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, r की वैल्यू क्या होगी, +1 होगी, +1। ये +1 का मतलब क्या है, +1 वैल्यू नहीं है, क्या है +1, r की वैल्यू +1 होगी,
पॉजिटिव आएगा आंसर, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब +1 का मतलब ये नहीं होता कि r की वैल्यू 1 आएगी वो भी प्लस में, ना ना ना, r की वैल्यू होगी +1, ऐसे समझो, +1 बोलते हैं ना, +1 आएगी, तो वो वाली है, ऐसे है, कौन पॉइंट है ये। अब देखो इससे क्या निकाल सकते हैं, y और x दे रखा है, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में डाल दो, आ जाएगा, डालूं, देखो 3y एच छोड़ दो, -2y और -50, y की वैल्यू निकालने के क्या करें, -2/3y इक्वल टू -50/3 आ गया। तो ये क्या होगा, by(x), और by(x) क्या होगा, by(x) -2/3। लो सॉल्व हो गया। अभी तो सॉल्व करा है, ऐसे ही कर सकते हो ना, ये तो बहुत क्वेश्चन करके आ गए, क्या इसको नहीं सॉल्व कर सकते, करोगे आप खुद ही, ठीक है, कर लोगे। x की वैल्यू दे रखी है 35/8 और 2y/5, 2y/5 आपको लिखाना bxy, तो ऑलरेडी bxy में है, तो x इधर ही है, और ये 2/5 y माइनस का आगे ले आना और प्लस का 35/8 पीछे ले आना, तो -2/5 क्या हो जाएगा, b, y के साथ जो होता है वही bxy हो जाएगा, -2/5 इज राइट आंसर। तो कर लोगे ना 15। कह रहा आपके पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, आपको ये निकालना है भाई, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेना, आराम से आ जाएगा। कर लोगे या कराऊं, सब कर लेना, ठीक है, ये वाला मेथड खुद करोगे होमवर्क में, अभी करो, अभी वीडियो पोस्ट करो, अभी करो, अभी करो वीडियो पोस्ट करके, ये भी अभी करो। कह रहा इफ आउट ऑफ द टू रेगुलेशन लाइन गिवन x, ये दे रखा है, दो लाइन दे रखी है, द रेगुलेशन लाइन ऑफ x ऑन y क्या होगी, कैसे निकालेंगे रेगुलेशन लाइन x ऑन y, पहले x निकालेंगे और फिर y निकालेंगे, फिर x को y को x का मीन बोल देंगे, y को y का मीन बोल देंगे, और यहाँ पुट कर देंगे x माइनस x मीन इज इक्वल टू bxy और y माइनस y मीन। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, रेगुलेशन इक्वेशन बनाने के लिए मुझे x का मीन चाहिए, मुझे y का मीन चाहिए, और bxy निकालना आता है नहीं आता, सर आता है bxy निकालना, क्यों नहीं सीखा, बड़े वाले क्वेश्चन जो मैंने करा एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन वो करो, वहां से 3 वैल्यू निकालो, ध्यान सुनो दोस्तों, ध्यान सुन लो, फिर नहीं आएगा समझ में, मैं नहीं कराऊंगा क्वेश्चन। कह रहा है 2 इक्वेशन लाइन दे रही है आपको, एक ये, और कह रहा है आपको रेगुलेशन निकालनी है x ऑन y की, तो x ऑन y की रेगुलेशन लाइन बनानी है, क्या होती है x ऑन y की, x माइनस मीन इक्वल टू bxy और y माइनस मीन। भाई हमें x मीन निकल जाएगा, ये मीन निकल जाएगा, किससे, ये मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, और ये भी निकाल लेना भाई, वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर इक्वेशन बन जाएगी। अब ये कैसे मिलेगा, मीन और मीन y, भाई दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड सोल्व करेंगे, x और y की वैल्यू को ही मीन कह देंगे, और दूसरा bxy कैसे निकलेगा, और bxy कैसे निकलेगा भाई, उसके बाद दूसरा स्टेप याद है आपको, bxy निकालने का तरीका, वो निकालेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे इस इक्वेशन की, दोनों इक्वेशन की, कौन सी इक्वेशन की बनाओ, कोई सी बना लेना, पहले वाले को मान लेना y ऑन x, दूसरे वाले को मान लेना x ऑन y, है ना, ऐसे ही करते थे ना, पहले वाले को y और दूसरे वाले को x ऑन y मानते थे, तो मान लेना भाई x ऑन y कर लिया ना, इससे निकाल देना, बताओ क्या वैल्यू, bxy की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाकर जैसे भी निकाला था वैल्यू निकालते आपके पास, इसमें पुट करना और आंसर आ जाएगा। नहीं कर पाओगे, कर लोगे सर, कोई प्रॉब्लम आती है अपना आंसर मुझे भेजो, मैं देख लूंगा। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है -0.2, द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट और है नया, ठीक है, देखो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो एमसीक्यू मिलते हैं, कहीं भी नहीं होते बुक के अंदर, एमसीक्यू में आता है, सीख लेते हैं, क्या दिक्कत है। कॉन्सेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन लास्ट कॉन्सेप्ट है, अगर मैं एमसीक्यू नहीं कराता तो छूट जाता, इसलिए एमसीक्यू कराना बहुत जरूरी होता है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, अब ध्यान से सुनना, ये कभी तभी पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, इट इज कैलकुलेट, इट इज पॉसिबल ओनली, it is possible to calculate only when r is given in a question, r is given in a question। भाई ये तभी पॉसिबल है जब r क्वेश्चन में गिवन होगा, और क्या है इसका फॉर्मूला निकालने का, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इक्वल टू आर का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इक्वल टू आर का स्क्वायर। दोस्तों ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, मतलब सिंपल हमने कहा अगर आर होगा तो हम उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और आर का स्क्वायर होगा तो हम उसको नाम देंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन।
बस कुछ नहीं है कोएफिशिएंट, कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस नाम दिया गया है। आर के स्क्वायर को कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बोला जाता है और आर को कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोला जाता है। तो स्क्वायर को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। तो अब मुझे बताओ कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कैसे आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का मतलब क्या होता है? आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे भाई? आर मुझे गिवन है ये रहा, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.04, क्योंकि माइनस साइन हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये होगा, ये क्या होगा? 0.81। देखो ये 0.04 इसका सही आंसर, 0.81 इसका सही आंसर। ये आपके पास नीचे दे रखा है 0.6। तो नॉन डिटरमिनेशन निकालना है। अब नॉन डिटरमिनेशन कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो सीख ले नॉन डिटरमिनेशन निकालना, डिटरमिनेशन निकालना सीख लिया, अब नॉन डिटरमिनेशन निकालना सीखता है। सिंपल है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आ जाता हूं कॉन्सेप्ट वाले, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन निकालेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ, ऊपर हेडिंग डाल दूं कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन एंड नॉन डिटरमिनेशन। तो दोनों आ जाएंगे इसके अंदर। तो कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन, सिंपल, क्या होगा फॉर्मूला? 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ वन माइनस कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, सीधा लिख देता हूं 1 माइनस आर स्क्वायर। ये लो भाई, एक में से अगर कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन माइनस करा तो नॉन डिटरमिनेशन आ जाएगा। 1 में से अगर माइनस करते हैं कोएफिशिएंट, क्योंकि 1 को हम पूरा एक और वैल्यू लेते हैं, पूरी वैल्यू। तो 1 सिंपल अगर देखा जाए तो 1 को जो वैल्यू लेते हैं वो पूरी और वैल्यू मानी जाती है। तो अगर 1 में से हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन माइनस करते, तो इससे हमें एक चीज पता चल गई, क्या? कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, एक रिलेशन पता चला, रिलेशन। अब रिलेशन कैसा है? ये वैसा रिलेशन नहीं है भाई मेरे, कुछ अलग ही मत समझो तुम। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज इक्वल टू 1 में से इतना माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन। तो रिलेशन बन गया। तो बता दो आप कैसे निकालेंगे? भाई आपको ये दे रखा है आर, तो 1 माइनस आर का स्क्वायर आ जाएगा। तो आर का स्क्वायर देखेंगे 0.6 का स्क्वायर 36, और 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो 0.64 आ जाएगा। ठीक है सर, आया समझ में आपके पास? तो 1 माइनस 0.36 इज इक्वल टू 0.64। कह रहा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आर निकालना है, प्रोबेबल एरर आपको दे रखा है और नंबर ऑफ पेयर इन आइटम दे रखा है 9। सर ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का क्वेश्चन है। कोरिलेशन चैप्टर कौन सा है? चैप्टर कोरिलेशन। खोलो कॉन्सेप्ट की कॉपी अपनी, और वहां पर जब मैंने प्रोबेबल एरर कांसेप्ट कराया था वो देखो जाकर। चैप्टर कॉपी खोल ली दोस्तों आपने? अगर कॉपी खोल ली तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ क्या था। प्रोबेबल एरर निकालने का तरीका था 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय रूट एन। सारी वैल्यू आपको दे रखी है। प्रोबेबल एरर की वैल्यू दे रखी है आपको 0.2, ये आपको 0.6745 इंटू 1 माइनस आर निकालना है, और एन आपको दे रखा है 9 का रूट। दोस्तों ध्यान से देखना, इसको पहले उठाकर मैं नीचे ले आया तो हो गया 0.2 डिवाइडेड बाय 0.6745 इक्वल टू क्या बचा? 1 माइनस आर स्क्वायर और रूट का 9 का कर दिया 3। ठीक है दोस्तों, अब 0.2 को पहले तो डिवाइड कर 0.2 डिवाइड 0.674, ये चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। ये आ गया 0. देखो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 0.2965, 4 तक कर दिया। 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय 3, क्यों अप्रोक्स आएगा? क्योंकि मैं पॉइंट लास्ट तक नहीं ले रहा। आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं दोस्तों? ये फॉर्मूला है मेरा, अगर आपने देखा तो ये मेरा फॉर्मूला हुआ। प्रोबेबल एरर की जगह पुट कर दिया, इसकी जगह ये पुट करा, आर स्क्वायर ऐसे छोड़ दिया, ये निकालना था, और एन की जगह 9 पुट कर दिया, इसकी जगह 3 कर दिया आर स्क्वायर, और इसको उठाकर नीचे ले आया उसके, ये आ गया। अब 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 इधर जाएगा, इससे नीचे 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, तो मेरा आ गया सर, इसको मल्टीप्लाई 3 करने के बाद 0.8895 इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों 1 माइनस आर स्क्वायर
अब मेरे को जगह नहीं बची, यहाँ कर लेता हूँ, आप सॉल्व कर लेना, देखो उसको तार लेना दोस्तों यार। 1 माइनस आर स्क्वायर, अब देखो आर स्क्वायर इधर भेज दूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और इस वाले टर्म को उधर भेज दूंगा, आर वाले को इधर भेज दूंगा, तो इस वाले टर्म को इधर, आर को इधर भेजा प्लस का हो गया, और ये 1 उधर का 0.8895, तो 1 में से माइनस कर देंगे 0.8895, दैट इज 0.1105, तो आर स्क्वायर क्या आ गया 0.1105, ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, याद आ रहा आपको। अब इसका रूट कर दूंगा तो आर की वैल्यू आ गई 0.3324। अब देखो भाई कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली आ रही होगी, अगर ये आ गई तो बहुत बढ़िया, देखो 0.3324, 0.332 आ गया, ठीक है। ये सर अगर वैल्यू मैच नहीं करी तो थोड़ा ना आप इस क्वेश्चन में पता क्या करना, आप जब भी पॉइंट आता है ना कम से कम 8 डिजिट तक वो पॉइंट को बढ़ाई करो, आपको एक्यूरेट आंसर आएगा। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, मतलब इसको सॉल्व करने पे ये आया था मेरा, ये आया था दोस्तों, ये वाला, तो ये मेरे कितने डिजिट ले 4, इसको 8 डिजिट तक ले जाओ और तब सॉल्व करो दोस्तों, तब आपका एक्यूरेट आंसर आएगा, ठीक है। When one regression coefficient is positive, मतलब bxy अगर एक पॉजिटिव हुआ तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा, नॉर्मल, अभी इसी प्रॉपर्टी सिखाई थी। bxy एंड ये नेगेटिव होगा तो r भी क्या होगा, नेगेटिव होगा दोस्तों, समझ में आ गया आपको, प्रॉपर्टी थी ना अभी, अगर byx और bx अब दोनों पॉजिटिव हुआ तो r भी पॉजिटिव, अगर दोनों नेगेटिव हुआ तो r भी नेगेटिव होगा। When r is 0 and regression equation to cut each of the other making, अगर r 0 हुआ दोस्तों, ये वाला कॉन्सेप्ट आप छोड़ दो, ये मैंने कराया नहीं और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, ये मत करो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली बार कोई चीज छुड़वा रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं आएगा, पर आज तक पेपर में नहीं आया है, 5 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए दोस्तों, 8 साल पेपर में नहीं आया मुझे, ठीक है, और आगे बहुत साल हो जाएंगे, ठीक है। तो समझो, अब मैं इसको पढ़ाने लगा ना सर, एक क्लास और खा जाएंगे हम इसको, और फालतू की चीज है ये, बिल्कुल यूजलेस है, यूजलेस, ठीक है, तो आपको नहीं करना है ये बिल्कुल भी, इसको काट दीजिए आप, बाकी आप करेंगे आगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ही तो आया इससे, और ये आता भी नहीं है। चलो, द लाइन y इज इक्वल टू, देखो भरोसा रखना बहुत जरूरी होता है, अगर आप अपने टीचर पर भरोसा नहीं कर रहे तो फिर जिंदगी में आप कभी कुछ नहीं कर रहे, जो आपको पढ़ा रहा है, जो आपका गुरु है, मानते हो नहीं मानते हो मैटर नहीं करता, जो आपको पढ़ा रहा है सर उसकी बात सुने, मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ ना उतना करके जाए, और मैंने आपको 100% पढ़ाया है। पहली बार कोई चीज कह रहा हूँ कि ये छोड़ दो तो छोड़ दो, क्योंकि इसको मैं पढ़ा तो दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक क्लास और लेने लगा दूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है, बट सर जो चीज आनी नहीं है उसमें मेहनत क्यों करनी, समझ में आ रहा ना। स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है दोस्तों, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है, आपको स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी है। स्मार्ट का मतलब होता है जो चीज पेपर में आती है उसमें मेहनत ज्यादा होनी चाहिए। आप गलती करते हो, आप हार्ड वर्क करने की कोशिश करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन करते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जो चीज आती नहीं है आप मेहनत उस पर करते हो, जो चीज आती है मेहनत उस पर करनी चाहिए, उसका हार्ड वर्क करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। समझ में आ रहा, अब ये चीज आती नहीं, अब मैं इसको पढ़ा दूं, आप भी दिमाग खराब हो जाएगा, मजा अच्छा ना आएगा इसको पढ़ने में। पता है क्या है, इसके अंदर ग्राफ बनते हैं, आप देखा अपनी बुक के अंदर लास्ट के चैप्टर में आपको ग्राफ दे रखे होंगे, वो ऐसे ग्राफ बनते हैं, उनको समझाने में बहुत टाइम लग जाता है, उसका बेसिक बताना पड़ेगा पहले ग्राफ का, है ना, तो इस चीज की वजह से। चलो तो बताओ ये कौन सी इक्वेशन होगी, y ऑन x हो गया, ये तो दिख ही रहा है y ऑन x, ठीक है। इसको हम x ऑन y भी बना सकते हैं, अगर तो x ऑन y बना के इधर इधर भेज दिया तो x इधर छोड़ दिया तो x ऑन y भी बन जाएगा, पर अभी के लिए जो इक्वेशन दे रही है वो y ऑन x है, यानी इक्वेशन x ऑन y है। इस दो इक्वेशन से, रेगुलेशन इक्वेशन से फाइंड आउट मीन कर सकते हो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर एलिमिनेशन मीन आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है टू वेरिएबल x एंड y, द रेगुलेशन इक्वेशन, ये और ये दे देखिए आपको, इसमें एडवांस क्वेश्चन है सारे, अरिथमेटिक मीन ऑफ x y, कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन x एंड y, तो पहले तो r निकालना है, ठीक है, r निकाल देंगे भाई, r कैसे निकलेगा, bxy निकालेंगे, byx, स्टेप नंबर 2 हमारा। अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y, अरिथमेटिक भाई x और y की जो वैल्यू निकलेगी ना उससे क्या निकालना है, am निकालना है, am ऑफ x एंड am ऑफ y, मतलब मीन x और मीन y। ये आने के बाद स्टेप नंबर 2 करना, और क्या, गिवन द फ्लोइंग डाटा, भाई मीन आपको दे रखा है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लोगे, ये आ गया 2 और ये आ गया 3, स्टैंडर्ड डिवीजन x और ये स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली वैल्यू y व्हेन x इज इक्वल टू, पहले तो आप इक्वेशन बनाना, कैसे बनाओगे, देखो ऐसे y की वैल्यू निकालनी है तो y ऑन x बनी, y ऑन x इक्वेशन, देखो यहाँ देखो ना, y की वैल्यू निकालनी है जब x इवन हो, और कैसे बनाएगी, y माइनस y मीन, x माइनस x मीन, और bxy हो गया, ठीक है। और देखो y माइनस y मीन और x माइनस x मीन, bxy निकालोगे, पहले y माइनस y की मीन तो आपको पता ही है, मीन आपको पता है 80 और 8 डाल सकते हो आराम से, देखो ये तो पता है, चलो ये पता है, पर सॉरी ये कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया है कि bxy कैसे निकालते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराए ऐसे मैंने, तो bxy निकाल दो कैसे, देखो यार bxy इक्वल टू r स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y, भूल गए क्या,
ये निकालोगे, यहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करके क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन बनने के बाद x की वैल्यू डालोगे और क्या निकलेगी, y की वैल्यू। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दिखाऊं मैं आपको 28, और इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए ऐसे क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता ना। हेरा भाई सेम क्वेश्चन कराया था, सेम है, ठीक है, खत्म, सारे करा दिए। देखो एक क्वेश्चन छुड़वाया है, आंख बंद करके छोड़ो उसको, टेंशन मत लो। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में खत्म करते हैं, और लो स्टैट्स पूरा समाप्त। वीडियो बहुत पसंद आई, अगर वीडियो पसंद है, को मैंने कभी पूरी क्लास में नहीं बोला, पूरी स्टैट्स की वीडियो में नहीं बोला, एक बार जरूर बोलूंगा लास्ट आज की वीडियो के अंदर। अगर आपको वाकई में लगा कि जो मैंने पढ़ाया वो बियॉन्ड द लेवल था, मतलब खतरनाक पढ़ाया है, बहुत अच्छा पढ़ाया है, आपको समझ में आया, आपने तमाम टाइम से देखा, बहुत ही ज्यादा अच्छा पढ़ाया, कंटेंट जो था मेरा पढ़ाने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगा। हालांकि आप सीएमए इंटर भी मुझसे पढ़ोगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको पता है, जो मेरे को पता है, जो बच्चा मेरे साथ अगर बार पढ़ लेता है तो वो मेरी ही वीडियो मानता है हर बार, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं दोस्तों वो बिल्कुल ऐसा पढ़ाते हैं, जी जान लगा देता हूं मैं अपनी पढ़ाने पे। तो अगर आपको सर कंटेंट अच्छा लगा तो आपके जो दोस्त वगैरह हैं उनको शेयर करिए। जो आप वीडियो शेयर करोगे अपने दोस्त को, आपके शेयर से उनको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, उनकी हेल्प हो जाएगी, और आपको पता है मेरा कंटेंट आपको कितना अच्छा लगा। आपको लगता है कि सर जो पढ़ाएंगे सर वही आता है पेपर के अंदर, अभी देखो मैं स्कैनर कराऊंगा ना दोस्तों आपको, तो आपको बहुत लगेगा। तो एक रिक्वेस्ट, नहीं आपकी मर्जी है, आपको अगर अच्छा लगा तो जरूर शेयर करें इसको। शेयर करने का मतलब अपने दोस्तों को बताएं, कोई भी अपना जो स्टूडेंट है, जो मतलब आपके जूनियर है, जो आपका नीचे आएगा अभी फाउंडेशन के अंदर, उसको बताएं सर ऐसी है। आपको पता है सबसे सस्ती क्लासेज है मेरी, और सबसे मस्त क्लास है। आप कंपेयर कर लेना कभी भी किसी भी टीचर से, मैं कभी नहीं कहता कि कंपेयर करो, ये करो वो करो, कंपेयर करके देख लेना। आप किसी और की वीडियो देख लेना और मेरी वीडियो देख लेना, मैं एज पर सिलेबस पढ़ाता हूँ, पेपर में जो आता है मैं उसी पे ध्यान देता हूँ, और 100% सिलेबस कवर होता है दोस्तों। थैंक यू, शेयर जरूर करें। और ये कोई वो नहीं है कि भाई करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, फेस टू फेस में तो कहता हूँ चलो कर दो, पर ऐसा वीडियो क्लास में आपकी मर्जी है सर, ठीक है, पर शेयर जरूर करो। आपको लगा, दिल से लगा कि सर मजा आ गया, स्टैट ऐसे स्टैट कभी पढ़ाई नहीं, एक एक का मतलब, मीन किसे कहते हैं, मीडियन कैसे, स्टैंडर्ड डिवीजन कहते किसे है, रेग्रेशन कहते किसे है, कोरिलेशन कहते किसे है, सब सिखा दिया मैंने आपको। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।